हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों से संबंधित परीक्षा में आने वाले इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा पृथ्वी की गतियाँ। फ्रेंड्स, पृथ्वी की गतियाँ दो भागों में डिवाइड किया गया है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है घूर्णन अथवा दैनिक गति। घूर्णन अथवा दैनिक गति। दूसरा है फ्रेंड्स परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। तो ये पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, घूर्णन अथवा दैनिक गति और परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। इन दो गतियों पर हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला है घूर्णन अथवा दैनिक गति। आइए इस पर हम प्रकाश डालते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर, पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह ही घूमती है। कैसे घूमती है? यानी पृथ्वी सदैव अपनी अक्ष पर यानी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू की तरह घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन कहते हैं। इसी को परिभ्रमण कहते हैं तथा इस गति के कारण ही दिन और रात भी होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी हमेशा सदैव पश्चिम से पूर्व की दिशा में जो चलती है, इसको पृथ्वी का घूर्णन गति भी कहते हैं। घूर्णन गति अर्थात इसको परिभ्रमण भी कहते हैं, इसी को दैनिक गति भी कहते हैं। इन्हीं तीन नामों से इसको जाना जाता है। अब परीक्षा में बदल के पूछा जाता है घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति। तो फ्रेंड्स, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि तीनों का मतलब एक ही है, दैनिक, परिभ्रमण और घूर्णन गति पृथ्वी की। फ्रेंड्स, तो मुझे आशा और उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। फ्रेंड्स, पृथ्वी का अक्ष भूमध्य रेखीय तल के लंबवत होता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, इसके एक पूर्ण घूर्णन की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे होती है। फ्रेंड्स, फिर दिया है 24 घंटे अर्थात यानी 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड है, यानी एग्जैक्ट टाइम है 23 घंटे, यानी अगर देखा जाए लगभग 24 घंटे पूर्ण घूर्णन की अवधि होती है। उनमें से अगर एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड लगते हैं। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। फ्रेंड्स, यानी एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड लगते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, तो यहाँ हम स्पष्ट कर दें पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। फ्रेंड्स, तो यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी ना होती तो सर्वत्र कैसा होता? दिन रात की अवधि एक समान होता है। फ्रेंड्स, हर जगह सब जगह एक समान ही होती अगर पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री ना झुकी होती। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती और सूर्य की परिक्रमा
ना करती। कहने का मतलब अगर उसके अंदर घूर्णन अवधि ना होती और सूर्य की परिक्रमा अगर पृथ्वी ना करती तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदों दिन बड़े और रातें छोटे होती, दूसरी गोलार्ध में सदों रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे अगर हमारी पृथ्वी जो 23.5 डिग्री झुकी है, अगर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो पृथ्वी जब रन करती है अपने अक्ष पर तो उस 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी 23 घंटे 56 मिनट एग्जैक्ट टाइम 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। फ्रेंड्स, अगर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो क्या होता है, पृथ्वी एक गोलार्ध में सदों दिन, अगर उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होते यानी दिन बड़े हैं तथा रातें छोटी है तो उसी प्रकार दूसरे गोलार्ध में सदों रातें बड़ी हो जाएंगी और दिन छोटे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब जो स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है तो वो हमेशा बनी रहती, उसी प्रकार जो दक्षिणी गोलार्ध में है फ्रेंड्स उसका भी स्थिति वैसे बनी रहती। फ्रेंड्स, फिर हम बताना चाहेंगे आपको पृथ्वी की घूर्णन की यह गति, पृथ्वी की घूर्णन की यह गति यानी भूमध्य रेखा पर कितनी होती, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती। 60 डिग्री अक्षांश पर बात करें तो इसकी आधी हो जाती है यानी 0.23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती और ध्रुवों पर शून्य हो जाती। फ्रेंड्स, अर्थात ध्रुवों की ओर यह गति क्रमशः कम होती जाती अर्थात धीमी हो जाती। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पृथ्वी है और यहाँ पर भूमध्य रेखा है, क्या है, भूमध्य रेखा है। फ्रेंड्स, तो जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है हम चाहे उत्तरी गोलार्ध में जाएं या दक्षिणी गोलार्ध में जाएं। फ्रेंड्स, यहाँ हम बताना चाहेंगे पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी है, भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, हम बताना चाहेंगे 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड है अर्थात 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अर्थात यहाँ पर जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर इसको गति करने में इसकी जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है, गति करने की क्षमता कितनी है, 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड है, यानी एक सेकंड में 0.46 किलोमीटर लगा देती है प्रति एक सेकंड में, इसकी गति है। आप जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे यानी इधर 23.5 डिग्री इधर कर्क रेखा हो जाएगा, फिर आर्कटिक वृत्त हो जाएगा। आप जैसे जैसे उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे उत्तरी ध्रुव तक वैसे वैसे पृथ्वी की गति कम होती जाती है, यानी जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा, यानी 60 डिग्री अक्षांश पर अगर हम देखें तो उसका आधा हो जाएगा यानी 0.23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी प्रकार ध्रुवों पर इसकी गति कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी अर्थात ध्रुवों की ओर यह गति क्रमशः धीमी होती जाती है। फ्रेंड्स, यानी इसकी जो गति होती है वो क्रमशः कम होता जाएगा। सेम सिचुएशन आपका दक्षिणी गोलार्ध में है, यहाँ पर भी इसकी गति अपेक्षाकृत कम होता जाएगा अर्थात मकर आएंगे फिर अंटार्कटिक वृत्त आएंगे, जैसे जैसे ध्रुव पे आएंगे इसकी गति यहाँ पे कम होती जाएगी। वही सिचुएशन यहाँ पर भी होता है। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देती है। जो ज्वारीय घर्षण होता है पृथ्वी की घूर्णन की गति को कम कर देती है। इस क्रिया के फलस्वरूप दिन की अवधि कितनी होती है फ्रेंड, 0 यानी 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से बढ़ जाती है। फ्रेंड्स,
तो हम बताना चाहेंगे इस क्रिया के फलस्वरूप यानी ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की घूर्णन की गति को कम कर देती है। इसको ध्यान देना। इस क्रिया के फलस्वरूप दिन की अवधि कितनी होती है? 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से कम होती है। फ्रेंड्स, परीक्षा में ये भी पूछने को मिलता है कि कितनी दर से कम होती है, तो 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बढ़ जाती है। फिर कह रहा है पवनों और समुद्री धाराओं में विक्षेपण दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन होता है। ध्रुवों का चपटा का स्वरूप, भूमध्य रेखा का उभार और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव होता है। जो पृथ्वी के घूर्णन की गति है, कहने का मतलब घूर्णन अर्थात दैनिक जो गति है, 24 घंटे में पृथ्वी हमारी एक चक्कर पूरा कर लेती है। उसमें पूरा करने में कौन कौन सी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? पवनों की समुद्री धाराएं, विक्षेपण, दैनिक ज्वार भाटा की स्थिति में परिवर्तन होता है और ध्रुवों का चपटा का स्वरूप दिखाई देता है। भूमध्य रेखा का उभार दिखाई देता है और उत्तरी चुंबकीय ध्रुवों का गतिमान होना पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही संभव होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, परीक्षा में ये भी देखने को मिलता है कि नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं, सौर दिवस किसे कहते हैं। आइए इस पर हम देखते हैं। फ्रेंड्स, नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार, एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार, कितने बार? 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। फ्रेंड्स, यह 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड अवधि की होती है। फ्रेंड्स, फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के लगातार 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। फ्रेंड्स, फिर यह 23 घंटे 56 मिनट तथा 4 सेकंड की अवधि की होती है। फ्रेंड्स, फिर इसमें हम बताना चाहेंगे सौर दिवस। फ्रेंड्स, ये नक्षत्र दिवस हो गया, इसको सौर दिवस कहते हैं, यानी सोलर डे। सौर दिवस किसे कहते हैं? किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को, किसको? सूर्य को यानी सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, पुनः हम इसको देख लेते हैं। किसी निश्चित मध्याह्न रेखा के ऊपर से सूर्य के 2 बार गुजरने की अवधि को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहना। फ्रेंड्स, जो लोग ना किए हों ऐसे लोग कर लेना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस प्राप्त होता है। इस अवधि को पूरे 24 घंटे की अवधि होती है। फ्रेंड्स, फिर हम देखते हैं सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। फ्रेंड्स, आप कुछ चीज़ को ध्यान से समझिएगा। सौर दिवस फ्रेंड्स, सौर दिवस नक्षत्र दिवस से, यानी सौर दिवस नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। ये भी परीक्षा में देखने को मिलता है। मेन पॉइंट को आप पुटअप करते चलना। फ्रेंड्स, सौर दिवस
नक्षत्र दिवस से 3 मिनट 56 सेकंड बड़ा होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, तो वह अपने कक्ष पर पूर्व की स्थिति से एक अंश आगे निकल जाती है। पृथ्वी की किसी निश्चित मध्याह्न रेखा को सूर्य के सम्मुख पुनः आने में कुछ अतिरिक्त समय लग जाता है फ्रेंड्स। इसके कारण तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लेना फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अभी मैं क्या पढ़ा। अभी हम पढ़ रहे थे परिभ्रमणगत या घूर्णनगत, और उसी को दैनिक गति भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दूसरी गति है परिक्रमणगत या वार्षिक गति। इसी को परिक्रमणगत भी कहते हैं और इसी को वार्षिक गति भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम इसको देखते हैं, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति क्या होती है फ्रेंड्स। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे में एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है फ्रेंड्स। पहला पॉइंट, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन तथा 6 घंटे में एक पूरा परिक्रमा कर लेती है फ्रेंड्स। पृथ्वी इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा अर्थात ऑर्बिट कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण अथवा वार्षिक गति भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी जो सूर्य की एक चक्कर पूरा करती है अर्थात 365 दिन 6 घंटे में परिक्रमा पूर्ण करती है। इसी परिक्रमा को परिक्रमण गति भी कहते हैं और वार्षिक गति भी कहते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी सूर्य चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमती है फ्रेंड्स। जो पृथ्वी होती है सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्ष में घूमती है। अतः पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी हमेशा परिवर्तित होती रहती है फ्रेंड्स। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो जो स्थितियां जो सिचुएशन बनते हैं उसकी दूरी समान नहीं रहती है। अगर समान रहती तो जो मौसम ऋतु परिवर्तन होता है ऋतु परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो लगाते समय सबकी जो दूरी होती है वो चूँकि घटती बढ़ती रहती है। वो दूरी घटने बढ़ने के कारण ही ऋतु परिवर्तन मौसम परिवर्तन की दिशाएं विद्यमान होती रहती हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी बहुत मुख्य पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी ये आपको देखने को मिलेगा, भी और पॉइंट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है फ्रेंड्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ बिंदु, यानी एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरस्थ बिंदु, इसको नोट डाउन करना, दूरस्थ बिंदु, तथा दूसरे समय सबसे निकटस्थ बिंदु स्थित होती है फ्रेंड्स। अभी आगे हम बताएंगे कि पृथ्वी और सूर्य के जो सबसे निकट बिंदु होती है वो चीज़ और सबसे दूरस्थ बिंदु होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज में फ्रेंड्स। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी, ये उपसौर क्या होता है इसको भी बताते हैं। उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है? 147 मिलियन
किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। 147 मिलियन किलोमीटर होती है तथा अपसौर की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। इसके पहले वाले पेज में आपने क्या पढ़े हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर होती है। लेकिन इसमें क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अलग अलग है, इसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ उपसौर दिया है, उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी फ्रेंड्स। यहाँ उपसौर दिया है, एक उपसौर है एक अपसौर है फ्रेंड्स। तो यहाँ उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी कितनी है, 147 मिलियन किलोमीटर है। और उपसौर कब होता है फ्रेंड्स, उपसौर होता है 3 जनवरी को, प्रत्येक 3 जनवरी को उपसौर होता है फ्रेंड्स। तो 3 जनवरी को उपसौर होता है, उसकी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होता है। वही हम बात करें अपसौर फ्रेंड्स, अपसौर, यहाँ उपसौर है यहाँ पे अपसौर है। तो अपसौर के समय की दूरी यानी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अपसौर के समय 152 मिलियन किलोमीटर होती है। तो हम बताना चाहेंगे उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और अगर आप अपसौर की हम बात करें तो ये 4 जुलाई को होता है फ्रेंड्स, 4 जुलाई को होता है। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई को होता है। तो उपसौर की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर, अपसौर की दूरी 152 मिलियन किलोमीटर होती है फ्रेंड्स। आप फिगर को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी गति मूव कैसे कर रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति कर रही है। तो यहाँ पे आपका न्यूनतम दूरी दिया है, यहाँ पे अधिकतम दूरी दिया है। तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, न्यूनतम दूरी उपसौर कहते हैं। और इसकी उपसौर, और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है फ्रेंड्स, 3 जनवरी को होता है। और ये अपसौर है, ये इसकी अधिकतम दूरी कब होती है, ये 4 जुलाई को होती है फ्रेंड्स। ये 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी, जिसको अपसौर की संज्ञा दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अपसौर, यहाँ पे उपसौर है फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपसौर और उपसौर फ्रेंड्स। अपसौर और उपसौर के समय पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं, जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं। इसका प्रभाव ऋतु परिवर्तन में नहीं होता है। जो अपसौर और उपसौर की जो प्रतिक्रिया होती है, इसमें ऋतु परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परिवर्तन में नहीं पाया जाता है, परंतु पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यातप पर इसका प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। अपसौर की दशा में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर होता है। इस दशा में चूंकि दूरी अधिक होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी में थोड़ी कम हो जाती है। और उपसौर की दशा में कम दूरी के कारण दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। इस पॉइंट को गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। दिन रात का छोटा व बड़ा होना, विषुवती भाग को छोड़ करके विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है फ्रेंड्स। इसमें जो भूमध्य रेखा होती है, जो बीच वाली रेखा होती है, वहाँ के आसपास जितने भी होते हैं वहाँ पर क्या होता है, दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। चाहे दिन हो या रात हो, वहाँ की अवधि बराबर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं या दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा या मकर रेखा आर्कटिक वृत्त हम जाते हैं, तो उसमें क्या होता है,
दिन रात में परिवर्तन होता रहता है फ्रेंड्स, देखने को मिलता है। लेकिन विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात की अवधि बराबर बनी रहती है फ्रेंड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे प्रकाश वृत्त सदैव 2 बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है फ्रेंड्स। इसलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि। आइए देखते हैं पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि। यानी पहला दिया है 21 मार्च से 23 सितंबर। इसको गौर से देखिएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि होती है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक रहता है। कब? यानी 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक कितने हो गए? यानी 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए फ्रेंड्स। यानी 6 महीने की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या इससे अधिक के समय प्राप्त करता है। अतः यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं फ्रेंड्स। यानी कब? 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में 12 घंटा से अधिक का समय होता है। जो प्रकाश वहाँ पड़ता है वहाँ पे 12 घंटा से अधिक प्रकाश पड़ता है फ्रेंड्स। और वहाँ पे दिन बड़े होते हैं, रातें छोटे होते हैं। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे जैसे फ्रेंड्स उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्रमशः दिन की अवधि में वृद्धि होती जाती है फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे यहाँ पे ये आपका भूमध्य रेखा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपका भूमध्य रेखा है। तो वो कह रहा है कि जैसे उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे एक उत्तरी गोलार्ध है, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में क्रमशः बढ़ते जाते हैं वहाँ पे क्या होता है? जो प्रकाश होते हैं उसकी प्रकाश की क्षमता बढ़ती जाती है, यानी दिन की अवधि बढ़ती जाती है। इस समय उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है। यानी भूमध्य रेखा पर कम होती हैं, जैसे जैसे हम कर्क रेखा उसे आगे आर्कटिक वृत्त फिर जाते जाते फिर शीतोष्ण, फिर अंत में क्या होता है? ध्रुवी उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाते हैं। तो अंत में क्या होता है? वहाँ पर पूरा प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है। अंतोगत्वा क्या हो जाती है? आपका दिन की अवधि जो होती है 6 महीने की हो जाती है। यानी वहाँ पे दिन के जो महीने होते हैं, जो प्रकाश 6 महीने प्रकाश हमेशा पड़ते हैं। और दक्षिणी ध्रुव में फ्रेंड्स, दक्षिणी ध्रुव आपका इधर है, दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है फ्रेंड्स। अर्थात अगर उत्तरी ध्रुव में यहाँ पे प्रकाश है तो दक्षिणी ध्रुव में रात होगी फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे दिन है दक्षिणी ध्रुव में तो उत्तरी ध्रुव में रात होगी। अर्थात 6 महीना वहाँ पे दिन होती है तो 6 महीना यहाँ पे रात होती है फ्रेंड्स। ये सिचुएशन आपकी बनती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यानी 21 मार्च से 23 सितंबर हो गया था। अब एक आ रहा है कि 23 सितंबर से 21 मार्च फ्रेंड्स, 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में, अभी उत्तरी गोलार्ध पड़ रहे थे, अब दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में था। और यहाँ पे 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। फिर वही सिचुएशन आया, जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं यानी दिन की अवधि बढ़ती जाती है फ्रेंड्स। ये है जैसे जैसे हम यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ फ्रेंड्स, तो दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता
है और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात हो जाती है। सेम सिचुएशन है फ्रेंड्स कि जब उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना दिन था, तो अब दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने रात हो जाएगी, रात हो जाती थी। अब क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ पे दिन हो गया है, तो आपका उत्तरी ध्रुव पर यहाँ पे 6 महीने रात हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ उपसौर और अपसौर क्या होता है। आइए पुनः देख लेते हैं फ्रेंड्स। उपसौर, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होता है, पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक यानी सबसे अधिक पास होता है, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये उपसौर होता कब है, तो फ्रेंड्स 3 जनवरी को होता है। जो 3 जनवरी को होता है उपसौर कहलाता है, और पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे अधिक पास होने के वजह से उसको उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को आती है फ्रेंड्स। उसी प्रकार अगर अपसौर की हम बात करें, तो पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसे अपसौर कहते हैं फ्रेंड्स हम बताना चाहेंगे जो अपसौर की स्थिति होती है, पृथ्वी हमारी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। अधिकतम दूरी, जो सबसे अधिकतम दूरी होती है, यानी कब होती है, वो होती है 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है, और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होने के कारण और उसको अपसौर कहते हैं। आप यूँ समझ लीजिए, जो कम से कम दूरी होती है, जो पास में होती है, उसको उपसौर कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई, ये दोनों डेट आप जरूर याद रखे रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये फिगर है, आप इसको देख पा रहे होंगे। पृथ्वी का अच्छी झुकावा गतियाँ फ्रेंड्स, ये आपका ग्लोब है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3, ये हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री फ्रेंड्स झुकी हुई है, 23 सही 1/2 डिग्री। इसमें 3 रेखा 1 2 3, तो जो बीच वाली रेखा है फ्रेंड्स, ये क्या है, विषुवत वृत्त कक्ष है, विषुवत रेखा है, ठीक। और इसके ऊपर वाली ये रेखा क्या है फ्रेंड्स, ये आपका कर्क रेखा है, जैसा कि ये आप देख पा रहे होंगे। उसके नीचे अगर हम बात करें, ये वाली रेखा, ये आपका मकर रेखा है। तो ये बीच वाली रेखा विषुवत रेखा, ऊपर वाली 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में ये मकर रेखा हो जाएगा फ्रेंड्स। और 23.5 डिग्री ये क्या है, पृथ्वी पर अच्छी झुकाव है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर क्या रहा, ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। फिर ये आपका समझ में आ गया होगा, हमारी पृथ्वी कैसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है फ्रेंड्स। तो ये हमारा पृथ्वी का अच्छी झुकाव और गतियाँ हो गया। पृथ्वी हमारी कैसे गत करती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में गत करती है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है फ्रेंड्स, पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती है बल्कि सूर्य की परिक्रमा भी करती है। कहने का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अर्थात घूर्णन या परिभ्रमण या दैनिक गति जो होती है वो क्रिया करने के साथ साथ पृथ्वी की परिक्रमा भी करती है, यानी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, यानी सूर्य के चारों तरफ घूमती भी है। अतः पृथ्वी की सूर्य से सापेक्ष स्थितियाँ बदलती रहती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं।
इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता रहता है। फ्रेंड्स एक चीज़ और हम क्लियर करना चाह रहे हैं, जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, अपनी परिक्रमा स्वयं करती रहती, अपनी चक्कर लगाती रहती है और साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसकी दूरी जो होती है वो हमेशा घटती बढ़ती रहती है। और ये दूरी जो घटती बढ़ती है, ये 4 स्थितियाँ ये प्रकट होती हैं, 4 स्थितियाँ पाई जाती हैं, और जिसके वजह से फ्रेंड्स ये ऋतु परिवर्तन होता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत बारीकी से इसको देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अभी आप पिछले वाले टॉपिक पर पढ़ें कि जो हमारा पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की दिशा में मूव कर रही है, आप देख पा रहे हो पश्चिम से पूर्व की दिशा में हमारी पृथ्वी मूव कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो हमने बोला था कि जो पृथ्वी हमारी जो सूर्य की चक्कर लगाती है वो स्थितियाँ 4 पाई जाती है, जैसा कि 4 पृथ्वी बनाया गया है फ्रेंड्स। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, ये हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे कर्क रेखा है, ऊपर वाला 23.5 डिग्री। फिर बीच वाली जो होती है ये विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और उसके नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है ये मकर रेखा है। तो ये आपका देख पा, फिर आगे पृथ्वी बढ़ती है तो यहाँ आती है, तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे दिया है यस, अर्थात ये यहाँ यस है, ये नीचे, और ऊपर यन है। तो यन का मतलब नॉर्थ हो गया, यस का मतलब साउथ हो गया। तो जो सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक। और यस नीचे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे यस दिया है। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी, यस का मतलब दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो, शीत ऋतु है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु हो गया। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु क्यों है, क्योंकि यहाँ यन दिया है, और यन का मतलब होता है नॉर्थ, जो कि सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ रहा है। फिर पृथ्वी हमारे आगे जाती है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो फिर देखिए आपका क्या होगा, ये जो हमारा ग्लोब है पृथ्वी है, आप नीचे आप देख पा रहे होंगे जो पृथ्वी जा रही है आगे, तो नीचे का हिस्सा देख पा रहे हैं यस होगा, और फिर ऊपर का हिस्सा यन होगा फ्रेंड्स। तो यन का नीचे का हिस्सा यस है, तो यस का मतलब साउथ, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का रोशनी है, यहाँ पे पड़ रहा है, यानी कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दिन होगा। और यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, यहाँ पर यहाँ अंधेरा है, रात है, इसलिए ये दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर दिन होता है। और ये स्थितियाँ कब तक बनी रहेंगी, ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक बनेंगी फ्रेंड्स, यानी इसी को कहते हैं 6 महीना यहाँ पर दिन होगा। यानी दक्षिणी गोलार्ध में आपका 6 महीना दिन होगा। और यहाँ की अगर बात करें उत्तरी, तो यहाँ पे चूँकि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे 6 महीना रात होगी। अब फिर अगर फिर आएगा इधर, पृथ्वी फिर इधर आती है, तो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे यन आ गया। यन का मतलब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, तो यहाँ 6 महीना दिन होगा। अब फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यस है, यस का मतलब ये यहाँ दक्षिणी क्या नाम है, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे रातें हो जाएंगी, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे पड़ रहा था। तो इस तरह हमारा इस तरह जो पृथ्वी होती है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो स्थितियाँ बन रही, 4 प्रकार की स्थितियाँ बन रही है। तो इसीलिए 6 महीना उत्तरी गोलार्ध 6 महीना दिन, अगर वहाँ पे दिन होता तो यहाँ पे 6 महीना रात होगी, अगर यहाँ पे 6 महीना रात होती है तो वहाँ पे 6 महीना दिन होती है। तो इसके वजह से ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं फ्रेंड्स। तो जो हमारी पृथ्वी जो सूर्य का जो चक्कर लगाती है,
और लगाते समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरियां हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं और घटने बढ़ने की वजह से ही ऋतु परिवर्तन होता रहता है फ्रेंड्स। आशा और उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। कक्ष तल से पृथ्वी के अक्ष की झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। जब पृथ्वी अक्ष की उत्तरी भाग पर यानी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुव पर सीधी पड़ती जाती हैं। इस अवधि में दिन की अवधि लंबी होती है फ्रेंड्स, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है फ्रेंड्स। जैसा कि अभी अभी हम फिगर से आपको बताए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं एवं दिन में कम अवधि पड़ती है फ्रेंड्स। जब पृथ्वी के अक्ष का झुकाव इस प्रकार होता है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य से दूर हो जाती है, यानी उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी ना पड़ करके तिरछी पड़ती हैं, कम अवधि के लिए पड़ती हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम क्लियर कर दें कि जो सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर पड़ता है वहाँ पर रोशनी ज़्यादा होती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, इसके वजह से वहाँ ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। आप जैसे जैसे आप ध्रुव के उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, कर्क रेखा फिर आर्कटिक वृत्त फिर अंत में ध्रुव पे तरफ पड़ते हैं, तो जो सूर्य की किरणें आती हैं वो टहलते हुए आती हैं, अर्थात उनको दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश में उसमें कम होता जाता है। अंत में क्या होता है, ध्रुवों पे जा कर के उसकी रोशनी ना के बराबर हो जाती है फ्रेंड्स। तो ये सिचुएशन बनता है फ्रेंड्स। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसका जो परिणाम आता है, इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है फ्रेंड्स यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसे होती है, शीत ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि जो मैं वीडियो पढ़ाया हूं आपको ज़रूर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।